बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 18। उसमें हमने ये पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने फिनोल वगैरह का डिस्कस किया था कि फिनोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें फिर हमने इसका स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस किया था, और फिर हमने इसकी नोमेनक्लेचर वगैरह डिस्कस की थी कि अगर आर्थो पे लगा हो या हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर फिनोल के आर्थो पे लगा हो या मेटा पे लगा हो या पैरा पे लगा हो तो उसके क्या क्या नाम होगा। फिर हमने कहा था कैटिकोल, अगर आर्थो पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो तो कैटिकोल, अगर मेटा पे लगा हो तो सर्किनोल, अगर पैरा पे लगा हो तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। इसके ये हमने मुख्तलिफ नाम पढ़ते हैं और ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। और इसी तरीके से एक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इसमें आप ये देखें पिक्रिक एसिड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड। ये चार ऑप्शन दिए होते हैं। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है एसिटिक एसिड, एक होता है ऑक्सैलिक एसिड, और एक ऑप्शन दिया हुआ होगा पिक्रिक एसिड का, TNT। तो वो कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड। पिक्रिक एसिड का नाम पिक्रिक एसिड है, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये इसे कहा जाता है 2 is the NO2 2,4 NO2 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और इसका नाम जो है वो है पिक्रिक एसिड। ये एसिड नहीं है लेकिन इसका नाम पिक्रिक एसिड है। इसी वजह से इसका एमसीक्यूज में आता है कि लिखा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड। अब उधर ये ऑप्शन दिया होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, एक एसिटिक एसिड का, एक पिक्रिक एसिड का लिखा होता है, एक ऑक्सैलिक एसिड लिखा होता है, एसिटिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। अब ये बाकी सारे एसिड हैं लेकिन पिक्रिक एसिड में एसिड तो आ रहा है लेकिन इसके नाम में एसिड है लेकिन ये खुद एसिड नहीं है, ये है बल्कि फिनोल है ये। तो द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द O एटम बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम विया सिग्मा बॉन्ड। यानी इसमें अब फिनोल में जो O है, ये उस O का कार्बन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड है, O का हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड है। अगर इसको हम खोल के लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, O के साथ ये हाइड्रोजन, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। डायरेक्ट एस ओवरलैप के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए हैं। और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, आप लोगों को पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बोथ द कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पोलर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब वही बात कि पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पोलर है। अब ये इस साइड पे भी कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन इधर से भी खींचेगा इधर से भी खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पोलर है जो ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। कंजुगेशन एग्जिस्ट बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एंड एरोमेटिक रिंग। अच्छा, कंजुगेशन वो इसलिए कहते हैं कि इसमें एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। और ये जैसे कि हमने बेंजीन में ये बात पढ़ी थी कि अब अल्टरनेट जब डबल बॉन्ड मौजूद हो तो वो कंजुगेशन आ जाती है, उसमें से कंजुगेशन कहते हैं। और इसकी वजह से फिर स्टेबिलिटी भी होती है क्योंकि रेजोनेंस बन जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये वाला रेजोनेंस, डबल बॉन्ड रेजोनेट करता है, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, तो ये क्या टाइम बन जाता है, ये नहीं, तो ये स्टेबिलिटी वगैरह क्रिएट करती है। और रेजोनेंस क्योंकि बॉन्ड जब रेजोनेट कर होते हैं तो अवेलेबल नहीं होता रिएक्शन के लिए, तो इस वजह से रेजोनेंस जो होती है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। दोस्तों कंजुगेशन कहा जाता है क्योंकि अल्टरनेट, डबल एंड सिंगल बॉन्ड है बेंजीन रिंग के अंदर, तो रेजोनेंस वगैरह होती है। कंजुगेशन एग्जिस्ट बिटवीन द लॉन पेयर्स, conjugation exists between unshared electron pairs on the oxygen एंड एरोमेटिक रिंग। यानी इधर कंजुगेशन एग्जिस्ट करती है। अब इधर इसके साथ भी ऑक्सीजन के साथ देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है। तो अब ये लोन पेयर ये भी इसी तरीके से ये भी मौजूद है। अब हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड इधर जाए, फिर ये वाला बॉन्ड इधर जाए, फिर ये वाला बॉन्ड इधर जाए, फिर ये वाला बॉन्ड इधर चला जाए, तो इस तरीके से ये भी बॉन्ड की रेजोनेंस मौजूद है।
इससे रेजोनेंस कहते हैं कि ये रेजोनेंस प्रोवाइड करती है। और the result is compared to the simple alcohols. A shorter carbon oxygen bond disturbs more basic hydroxyl oxygen and more acidic hydroxyl proton. तो इस वजह से एसिडिक हाइड्रोक्सल प्रोटॉन भी होते हैं, यानी ये ऑक्सीजन इधर से लीव करवा देते हैं, ये वाला हाइड्रोजन लीव कर जाते हैं। जैसे मैंने फिन ऑक्साइड आयन आपको बनाया था कि ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एन के ऊपर पॉजिटिव इधर एग्जिस्ट करता है, एच लीव कर जाता है। एच जो है इसीलिए फिनोल के अंदर एसिडिटी होती है, फिनोल क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन होता है हाइड्रोक्सिल का। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है कि फिनोल जो होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है। जैसे कि हमने सॉलिड्स की टाइप पढ़ी थी कि दो किस्म के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक अमोर्फस सॉलिड होते हैं। ये टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम लोगों ने बात पढ़ी थी, अमोर्फस सॉलिड होते हैं। फिर क्रिस्टलाइन में हमने पढ़ा था कि इसमें 3D अरेंजमेंट होती है और इसमें नॉट 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट नहीं होती। इसमें ये रेगुलर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ये इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। फिर इसमें क्रिस्टलाइन में हमने पढ़ा था NaCl वगैरह हो गया। फिर अमोर्फस में हमने पढ़ा था कि ग्लास और प्लास्टिक्स इसकी एग्जांपल आ जाती है। ये दो किस्म के टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड वगैरह। ये क्रिस्टल 3D क्रिस्टल टाइप इसकी अरेंजमेंट होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जैसे NaCl का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि एक हमने पढ़ा था कि Na जो होता है वो 6 क्लोरीन से जुड़ा होता है और 1 क्लोरीन जो होता है वो 6 सोडियम से जुड़ा होता है। इसी तरीके से सीजियम क्लोराइड में हमने पढ़ा था एक सीजियम 8 क्लोरीन से जुड़ा होता है और 1 क्लोरीन 8 सीजियम से जुड़ा होता है। इसी तरीके से जब इसका NaCl का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमने इस तरह ड्रा किया था, और यानी एक पहले ये वाली शेप ड्रा की जाती है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक लाइन इस तरीके से उसी के ऊपर ड्रा की जाती है, ये इसी तरीके से फिर एक लाइन इस तरह ड्रा की जाती है और एक लाइन इस तरीके से ड्रा की जाती है। अब इसमें जो सोडियम और क्लोरीन वगैरह मुख्तलिफ जगह पर जुड़े हुए होते हैं, इधर कोने पर जुड़ा होगा, इस जगह पर जुड़ा होगा, इसी तरीके से इधर 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 कोने पर 4 कॉर्नर्स पर जुड़े हुए होंगे इस तरह। तो ये मुख्तलिफ इनकी बार जुड़े हुए होते हैं, क्लोरीन और सोडियम वगैरह। तो ये वाले जो क्लोरीन होते हैं, आप क्लोरीन का जो साइज होगा वो थोड़ा बड़ा ड्रा करेंगे और जो सोडियम होगा वो हम थोड़ा छोटे वगैरह ड्रा कर देते हैं। तो ये NaCl का बारे स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसी तरह जैसे सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर थोड़ा आसान है, वो इस तरह होता है। सीजियम क्लोराइड का अगर ड्रा करना हो तो वो इस तरह बन जाता है। सीजियम क्लोराइड का एक दरम्यान में सीजियम जुड़ा होता है, बाकी इस जगह पे भी क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन के साथ जुड़ा होता है, इधर से भी क्लोरीन के साथ, इधर से भी, 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 यानी 8 क्लोरीन एक सीजियम के साथ जुड़े होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा आसान है। इधर चारों कोने पे क्लोरीन 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 और इस 4 कॉर्नर पर भी क्लोरीन क्लोरीन, तो वो एक सीजियम के साथ जुड़े रहते हैं इस तरह। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि ये तो क्रिस्टलाइन था। उसके बाद पॉइजनस सॉलिड विद द कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक अडोर हैव द मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 182, यानी ये 41 पर मेल्ट हो जाता है और 182 पर बॉयल हो जाता है। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली यानी हल्का सा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। कुछ जो होते हैं फुल सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये स्पेरिंगली बहुत कम सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, फॉर्मिंग द पिंक सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। और ये रूम टेम्परेचर पे जब वाटर के साथ डिजॉल्व किया जाए तो पिंक कलर का सोल्यूशन अपीयर होता है, बट कंप्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5। लेकिन ये 68.5 डिग्री सेल्सियस में से ऊपर जब हम लेकर जाते हैं टेम्परेचर को तो ये मुकम्मल सॉल्युबल हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के हिसाब से कम होने लग पड़ती है, जैसे कि हमने एयर की भी बात की थी, एयर और गैस वेपर्स वगैरह के ऊपर, क्योंकि वेपर्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वेपर्स की वाटर के अंदर वो कम होने लग पड़ती है टेम्परेचर के बढ़ने से। इसीलिए क्योंकि जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वेपर्स कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है एयर की वाटर के साथ। लेकिन जो कुछ बाकी कंपाउंड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और आपस में डिजॉल्व कर जाते हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और टेम्परेचर
के बढ़ने की वजह से सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। इट इज पॉइजनस एंड कॉजेज ब्लिस्टर ऑन स्किन। जो फिनोल होता है ये पॉइजनस होता है और इसमें स्किन पर निशानात पड़ जाते हैं, स्किन नुकसान को डैमेज कर देते हैं। इट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड इन वाशरूम्स। ये वाशरूम्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, डिसइंफेक्टेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी भी सरफेस के ऊपर जर्म्स वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जिस तरह एंटीसेप्टिक मुख्तलिफ जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, एक कुछ होते हैं एंटीसेप्टिक्स और चीज़ है, ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी पॉलीफिनोलिक वगैरह कंपाउंड्स वगैरह जिस तरह फिनोल वगैरह हो गए, यानी किसी हॉस्पिटल वगैरह के ऊपर जरासीम वगैरह लगे होते हैं या किसी मशीन वगैरह के ऊपर, उनको साफ सफाई वगैरह के लिए। इट इज हैज डिस्टिंक्टिव ओडोर। फिनोल्स आर एसिडिक। फिनोल जो होते हैं मैं बता चुका एसिडिक होते हैं क्योंकि वो एच उनमें से निकल जाते हैं, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन उनका होता है। देन अल्कोहल, अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनोल्स जो होते हैं। अल्कोहल का यानी OH बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, फिनोल का जो होता है वो वीक होता है, यानी उस हिसाब से। देन अल्कोहल्स, क्योंकि फिनोल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं अल्कोहल से ज़्यादा, बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं। इस तरीके से इनका ट्रेंड भी पूछे जा सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल्स और अल्कोहल का ट्रेंड बताएं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो फिनोल का सारों से ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे कम फिनोल्स होते हैं और उससे कम अल्कोहल्स होते हैं। द नेगेटिव चार्ज ऑन द फिनोलेट एंड स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ऑन टू द रिंग। अब असल में ये जो होता है ये एसिडिक होता है, ये मैं चीज़ बताने लगूँ, मुझे दोबारा एक चीज़ समझाने लगूँ कि ये किस वजह से एसिडिक इनकी हाइड्रोजन जो होती है वो एसिडिक ज़्यादा क्यों होती है फिनोल्स की। तो वो इस वजह से क्योंकि ये अब जो होता है ये रिएक्टिव होता है थोड़ा, जब ये क्योंकि ये वाला जो आयन बन जाता है वो होता है स्टेबल। ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है ये इस वजह से स्टेबल होता है क्योंकि इसमें होती है रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। जब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन को लीव कर देता है, क्योंकि ये वाला इधर से रेजोनेंस होता है, ये इधर जाता है बॉन्ड, ये अब हो सकता है फिर इधर जाए तो आगे क्या बन जाता है, रेजोनेंस का ये वाला साइन होता है। फिर क्या होता है कि ये वाला इन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और इसके प्लस चार्ज। उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड टूट के इधर आता है, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला जाता है। जब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला जाता है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर नेगेटिव चार्ज के तौर पर चला जाएगा। फिर इधर नेगेटिव जब चार्ज आता है और डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड टूट के दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये वाला दोबारा हम अगर वापस करना चाहें तो वही चीज़ दोबारा इधर बन गई। तो अब इन सारों को जब इकट्ठा करके लिखते हैं तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि ये इस तरह बेसिकली हो गया एक किस्म से ये, यानी जो असल इसकी शेप है वो ये, और बाकी क्योंकि ये भी बांध लेते हैं, ये भी बांध लेते हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। बेंजीन को भी इस ये जो बेंजीन के साथ भी हम ये वाला जो बॉन्ड इस तरह दरमियान में डाल देते हैं सर्कल, वो इसी वजह से होता है कि ये रेजोनेंस शो कर रहा है, यानी ये डबल बॉन्ड सारों के साथ है रेजोनेंस की वजह से। और ये ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये इस तरह, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इसमें क्रिएट हो जाती है। स्टेबिलिटी इस वजह से क्योंकि जब ये रेजोनेंस करता है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होती है तो ये वाला बॉन्ड अवेलेबल नहीं होता अटैक के लिए या रिएक्शन के लिए, तो इस वजह से ये स्टेबल हो जाता है, रिएक्शन नहीं करता। द नेगेटिव चार्ज ऑफ द, ये बता चुका हूं, द एसिडिटी डिफरेंस मींस दैट इट इज पॉसिबल टू सेपरेट फिनोल्स फ्रॉम अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी के डिफरेंस से हम ये इनको सेपरेशन भी करवा सकते हैं। मिक्सिंग एन ईथर सोल्यूशन ऑफ द ईदर फिनोल और अल्कोहल और फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद डाइल्यूट बेस, यानी वो कह रहे हैं अगर हम फिनोल और अल्कोहल को मिक्स करें, फिनोल और अल्कोहल को, दोनों के अंदर जरी बात है OH है, एक के साथ बेंजीन, इनके साथ OH है फिनोल में और अल्कोहल, इन दोनों को अगर मिक्स करें और बेस डाल दें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट बेस, रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्गर एसिड बीइंग कन्वर्टेड टू इट्स अल्कली साल्ट। तो स्ट्रॉन्गर एसिड रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्गर एसिड बीइंग कन्वर्टेड टू इट्स अल्कली साल्ट, वो अल्कली साल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज देन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वस फेज एंड सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक फेज। तो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मुख्तलिफ प्रोसेस होता है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ये होता है कि दो भी मुख्तलिफ जो कंपाउंड होते हैं, एक होता है दो फेज होते हैं, एक वाटर एक्वस फेज होता है और एक
ऑर्गेनिक फेज होता है। अब क्या पता ऑर्गेनिक फेज की अब डिपेंड करता है कि कौन सी लेयर ऊपर होगी और कौन सी लेयर नीचे होगी। फर्ज करो एक्वस लेयर नीचे है, और मोस्टली यही होता है कि एक्वस लेयर जो होती है वाटर, क्योंकि आपको पता है डेंसर होता है, वो नीचे बात करते होते हैं, और ऑर्गेनिक लेयर ऊपर होती है, ऑर्गेनिक लेयर नीचे होती है एक्वस लेयर। इसमें कोई कंपाउंड मौजूद है एक्वस लेयर के अंदर, वो क्या करता है एक्वस लेयर में अंदर कोई कंपाउंड मौजूद है, या वो ऐसा आता है कि वो वाटर के साथ कम सॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक फेज में ज्यादा सॉल्युबल है। तो होता यूं है कि वो एक्वस फेज जो होता है, ये वाला जो कंपाउंड होता है, ये एक्वस से ऑर्गेनिक के अंदर चला जाता है। जब ये वाला कंपाउंड एक्वस से ऑर्गेनिक में चला जाता है तो हम फिर क्या करते हैं कि नीचे तो एक्वस रह जाता है, ऊपर अब ऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक फेज है, और ऑर्गेनिक जो फेज ऑर्गेनिक जो लेयर है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, उसके साथ अब ये वाला कंपाउंड भी मौजूद है जो हमने डाला था, जो कि वाटर से ज्यादा इस ऑर्गेनिक फेज में सॉल्युबल था, इसीलिए ये नीचे से ऊपर चला जाता है। तो ये जब ऊपर चला जाता है कंपाउंड, तो अब हम ऊपर वाली लेयर को क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, ऊपर वाली लेयर में उनको सेपरेट कर लेते हैं। इसमें अब हमारे पास ऑर्गेनिक फेज है और प्लस ये वाला कंपाउंड मौजूद है। इसकी फिर एवेपोरेशन की जाती है, ऑर्गेनिक फेज क्योंकि वोलेटाइल वगैरह होते हैं मोस्टली, ये उड़ जाएगा और पीछे जो है ये सिर्फ ये वाला कंपाउंड लेफ्ट कर जाएगा, और इस कंपाउंड को सेपरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इससे कहा जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स ऑन एसिडिटी। सब्स्टिट्यूएंट्स पर्टिकुलरली दोज लोकेटेड ऑर्थो और पैरा टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी जो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि आर्थो या पैरा पर लगे हों, जैसे यानी आर्थो और पैरा पर लगे हों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि तीन पोजीशन होती हैं आर्थो, मेटा और पैरा। अगर ये कोई कंपाउंड इधर आर्थो में मौजूद है या कोई कंपाउंड इधर वो कह रहा है कि पैरा पर मौजूद है, आर्थो पर या पैरा पर मौजूद है अगर कोई कंपाउंड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कोई आर्थो पर या पैरा पर मौजूद है, तो क्या होगा, कैन ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस द एसिडिटी ऑफ द फिनोल ड्यू टू रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो वो फिनोल की एसिडिटी के ऊपर इफेक्ट डालता है, यानी फिनोल की एसिडिटी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स एनहांस द एसिडिटी। जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, यानी वो किस तरह बढ़ाते हैं, यानी अगर कोई इधर विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, कुछ विद ड्राइंग ग्रुप इफेक्ट्स ग्रुप्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अल्काइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया, NO2, ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। और इसी तरीके से जो हैलोजन वगैरह होते हैं ये मेटल डायरेक्ट ये बात का। अच्छा पहले ये देख लेते हैं नाइट्रो को, NO2 अब NO और 2 उसकी ये शेप होती है NO2 की, और ऑक्सीजन के साथ इधर जरी बात है नेगेटिव चार्ज है, तो ये अब क्या करता है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और फिनोल की स्टेबिलिटी को। अगर OH के साथ विद ड्राइंग ग्रुप है, NO2 इधर लगा है, तो वो क्या करेगा, वो H को, क्योंकि इसको अगर खोल के लिखें तो वो क्या करता है ये इधर से बॉन्ड को इधर लाने की कोशिश करता है, यानी बॉन्ड इधर आए ताकि ये वाला फिर आगे शिफ्टिंग वगैरह हो जाए। तो वो क्या करता है फिर H को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग जो ग्रुप्स होते हैं जो अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं। अब ये NO2 अगर है तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा शिफ्ट करके, और ये वाला बॉन्ड जो है इधर जाएगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। इसको फिर हम ये लिख सकते हैं, ये रेजोनेंस हो रही होती है, और रेजोनेंस आप लोगों को पता है स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। इधर ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन जब ने अपना लोन पेयर यूज करके एक बॉन्ड बना लिया, क्योंकि वैसे नाइट्रोजन के आखिरी शेल में, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अनपेयर है, इसलिए ये बॉन्ड 3 बनाता है। इसीलिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जांपल आती है N2 की, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इधर अब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर यूज करके बॉन्ड बना लिया, तो इसके ऊपर नाइट्रोनियम है, जैसे NH4 पॉजिटिव होता है तो अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो N के ऊपर हमने इसलिए पॉजिटिव चार्ज डाल दी, और ये इसलिए स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। अब जब वापस आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर वापस आ सकता है, फिर ये वाला दोबारा इधर वापस आएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी वगैरह होती है, रेजोनेंस इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो फिनोल की pKa होती है वो 10 होती है, अर्थोमेथॉक्सीफिनोल की जो होती है वो 10 होती है, अर्थोमिथाइल फिनोल की 10.3 pK होती है, और अर्थोक्लोरोफिनोल की 8.6 pKa होती है। और हमने जितना पढ़ा कि जितनी pKa ज़्यादा होगी वो उतना वो कम एसिडिक होगा, जितनी ज़्यादा
pKa होती है वो उतना कम एसिडिक होता है, जितनी कम pKa होती है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। अब हमने देखा कि फिनोल की pKa 10 है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब है फिनोल कम एसिडिक है। और क्लोरोफिनोल की pKa 8.6 है, इसका मतलब है क्लोरोफिनोल ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि वो क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, क्लोरीन अपनी तरफ वो खींचता है, क्योंकि जब क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है फिनोल की, ऑर्थोक्लोरोफिनोल की। उसके बाद उसने मुख्तलिफ रिएक्शन दिए हैं प्रिपरेशन ऑफ द फिनोल, फिनोल बनाने के, और ये इंपॉर्टेंट है, यानी फिनोल के बनाने के क्या क्या तरीके हैं। रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद बेस, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो तब भी फिनोल बन जाता है। क्लोरोबेंजीन का किसी बेस के साथ रिएक्शन कराया जाए तब भी फिनोल बन जाता है। एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, पहले तो ये पढ़ लेते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद बेस, यानी वो कह रहे हैं कि किसी भी बेस का रिएक्शन करवाया जाए, NaOH कोई भी बेस है NaOH, उसका जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए SO3H, अब ये SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये बेस, जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये फिनोल बन जाता है। NaOH इधर ऊपर आ जाएगा और Na और NaHSO3 सेपरेट हो जाएगा, बहरहाल ये फिनोल बन जाता है। उसके बाद इसी तरीके से अगर बेंजीन का बेस का क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए, बेस का क्लोरोबेंजीन के साथ, तो तब भी डायजोनियम साल्ट के थ्रू ये फिनोल बन जाता है। OH इधर आ जाएगा और NaCl सेपरेट हो जाएगा, फिनोल बन गया और NaOH। इसी तरीके से जब फिनोल का NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन और NaOH बन जाएगा NaCl, ये इधर NaCl, यानी फिनोल का जब साल्ट के साथ NaCl के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो ये फिर बन जाता है फिनोल, क्लोरोबेंजीन और NaOH बन जाएगा। यानी इस तरीके से बेस का जब क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तभी फिनोल बन जाता है। उसके बाद वो कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, क्यूमीन का ये स्ट्रक्चर होता है कि बेंजीन के साथ जब एसोप्रोपाइल लग जाए, बेंजीन के साथ एसोप्रोपाइल, यानी ये इसे कहा जाता है क्यूमीन। ये भी सारी बात है, CH3 है, ये भी CH3 है और इधर CH3 है, तो ये क्यूमीन है। इसका जब ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो क्या होता है, तब भी फिनोल बन जाता है। लेकिन इसमें कैटलिस्ट होते हैं वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और ये OH इधर बन जाता है। उसके बाद तीसरा तरीका है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम साल्ट, यानी डायजोनियम साल्ट्स की जब हाइड्रोलिसिस की जाए, डायजोनियम साल्ट्स इसको कहते हैं बेंजीन के साथ अगर N2 पॉजिटिव हो, यानी इसका कहने का मतलब है ये बेंजीन है, इसको अगर हम खोल के रखें N ट्रिपल बॉन्डेड विद N और ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, क्योंकि एक नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ने डबल 4 बॉन्ड बने हैं, तो ये डायजोनियम साल्ट है, इसके साथ जब वाटर हाइड्रोलिसिस इसकी करवाई जाए, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए। अब यही बात जो मैंने आप लोगों को पिछली लास्ट लेक्चर में बताई थी कि 2 टर्म होती है, एक हाइड्रेशन होती है और एक हाइड्रोलिसिस। जब वाटर जाकर जुड़ जाए तो उसे हाइड्रेशन कहते हैं, लेकिन जब वाटर जाकर रिएक्शन कर जाए उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो उसमें भी यही हो रहा है, वाटर रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ जाकर जुड़ नहीं रहा। वाटर जब डायजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो N2 उड़ जाएगा और OH इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, ये फिनोल बन जाएगा। और N2 जो गैस की फॉर्म में उड़ जाएगी, नाइट्रोजन गैस होती है, ये उड़ जाएगी N2 और ये OH फिनोल हमारे पास बन जाएगा। द फर्स्ट 3 मेथड्स आर प्राइमरी इंडस्ट्रियल मेथड, यानी जो पहले 3 मेथड है फिनोल बनाने के, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर वाले से इंपॉर्टेंट है, यानी इंडस्ट्रीज के अंदर लार्ज स्केल में जब फिनोल की प्रोडक्शन की जा रही हो तो ये वाले 3 मेथड, क्योंकि NaOH ऑलरेडी अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है, बेस होती है, ये क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड ये मिल जाते हैं, तो इनका रिएक्शन वगैरह करवाया जाता है। While the hydrolysis of diazonium salt is the most important laboratory method, लेकिन जो डायजोनियम साल्ट है ये वाला जो मेथड है ये स्मॉल स्केल में हो सकता है, ये प्रोडक्ट महंगी हो, या हो सकता है इसमें खर्चा ज़्यादा तो हो, या हो सकता है ये अवेलेबल ना होता हो ज़्यादा, तो इस वजह से ये लेबॉर्ट्री कम, जब लेबॉर्ट्री मेथड के तौर पर ये वाला ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड हाइड्रोक्साइड, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाए ऑन द फ्यूजन विद स्ट्रॉन्ग अल्कली NaOH यील्ड फिनोल, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो फिनोल बन जाता है। तो उसके बाद
हाइड्रोलिसिस ऑफ द क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की भी मैंने मिसाल दे दी कि यानी क्लोरोबेंजीन जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो फिनोल बन जाता है। लेकिन उन्होंने इधर एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि ये नहीं होता कि डायरेक्ट फिनोल आके जुड़ जाए। वो कहते हैं पहले होता यूं है बेसिकली, यानी इसका अगर रिएक्शन देखा जाए, मैकेनिज्म अगर देखा जाए, ये मैकेनिज्म के अंदर डिस्कस किया जाता है। ये तो जनरल हमने रिएक्शन लिख दिया। वो कहता है कि होता यूं है कि क्लोरोबेंजीन जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन जब किसी भी बेस के साथ NaOH के साथ, तो होता यूं है कि पहले इसके साथ जाके ONa जुड़ता है, ONa, और HCl इधर सेपरेट हो जाता है, HCl। उसके बाद ये होता है कि दोबारा रिएक्शन होता है और ये OH बन जाता है और NaCl सेपरेट हो जाता है, NaCl। यानी डायरेक्ट OH नहीं बन जाता। ये नहीं कि क्लोरोबेंजीन के साथ बेस हमने डाली तो डायरेक्ट OH बन गया कि OH ने आकर अटैक किया कार्बन के ऊपर, क्लोरीन लीव कर गया। बल्कि होता यूं है कि पहले ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अपने नॉन पेयर के थ्रू, सारी बात है, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा। ये ऑक्सीजन अपने न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करके कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा, क्लोरीन इधर से लीव कर जाएगा और ये ONa बन जाएगा। फिर ये ONa जब बनेगा तो फिर ऑक्सीजन दोबारा अपने लोन पेयर के थ्रू, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन अपने क्लोरीन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू हाइड्रोजन को लेगा और NaCl उधर से सेपरेट होकर निकल जाएगा। तो ये तो थी क्लोरोबेंजीन हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद NaOH एट 360 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर। यानी क्लोरोबेंजीन का ये वाला जो रिएक्शन हमने पढ़ा है क्लोरोबेंजीन वाला, तो ये तकरीबन 360 डिग्री सेल्सियस पर ये वाला टेम्परेचर होता है। उसके बाद आगे आ जाता है एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ द क्यूमीन। एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ द क्यूमीन ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन द प्रेजेंस ऑफ मेटल गेटर्स इनटू क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड और क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। उसके बाद जाके आइसोप्रोपाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड फिनोल और एसीटोन। ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है। पहले ये डायजोनियम साल्ट वाला देख लें। डायजोनियम साल्ट में क्या होता है कि जो डायजोनियम साल्ट हमने पढ़ा था पहले कि ये N2 पॉजिटिव जो है, N2 पॉजिटिव, ये इसके अंदर वाटर डाला जाए या सल्फ्यूरिक एसिड डाली जाए तो क्या होता है कि वो फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, OH। एक तो ये तरीका है, यानी डायजोनियम साल्ट जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो। अब अगला मैं बताने लगूं कि एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ द क्यूमीन, इसका क्या रिएक्शन है और इसके क्या स्टेप्स हैं। यानी क्यूमीन की जब ऑक्सीडेशन की जाए एसिड कैटालाइज में, यानी एसिड की मौजूदगी में जो एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, तो वो उससे फिनोल किस तरह बनता है। यानी ये बेंजीन है और ये कार्बन। एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ द क्यूमीन, इस साइड पे भी CH3 मौजूद है, इस साइड पे भी CH3 मौजूद है और इस साइड पे एक ऐसी सारी बात एनर्जी पूरी करने के लिए इसकी ऑक्सीडेशन की, O2 डाला और हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया 60 डिग्री 60 से 80 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये डबल O इसके अंदर जाकर ऐड हो जाता है, इसी के अंदर क्यूमीन के अंदर। ये वाला बेंजीन का कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप है, एक ये मिथाइल ग्रुप है, ये H और कार्बन के दरमियान ये दो ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं। ये क्या, और ये बन के जाते हैं एसोप्रोपाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड। एसोप्रोपाइल, इसका नाम है एसोप्रोपाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड। तो जब इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किए जाते हैं H2SO4 तो वो फिनोल बन जाता है और ये एसीटोन रिलीज हो जाता है, फिनोल बन जाता है। और जब इसी के अंदर H2SO4 डाला जाता है तो एक एसीटोन बन जाता है, यानी ये इधर से निकल जाता है और ये एक फिनोल बन जाता है, OH प्लस CH3 COOCH3, एसीटोन और फिनोल। कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनॉन, ये तीनों कह सकते हैं, कीटोन भी, एसीटोन भी, प्रोपेनॉन भी और फिनोल। तो ये MCQ में भी पूछा जा सकता है कि क्यूमीन की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो तीन ऑप्शन दे सकते हैं। वो कहता है कि कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनॉन या ऑल ऑफ दीज कौन से बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, सारी बात है, कीटोन भी है, एसीटोन भी है, प्रोपेनॉन भी है। या वो कह सकता है कि कौन से कन्वर्ट द एसिडिक क्यूमीन इनटू फिनोल, तब भी यही रिएक्शन लिखना है। और जब अगर वो कहता है कि कन्वर्ट द एसोप्रोपाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड टू फिनोल, तब हम ये वाला हाफ रिएक्शन कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। वो ये भी कह सकता है राइट द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन विद ऑक्सीजन। वो ये भी कह सकता है
कि राइट द रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी फिनोल आर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के फिनोल जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्टिव है, यानी उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। दिस इज बिकॉज द हाइड्रोक्सल, ये इस वजह से कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होते हैं ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है ये एक्टिवेट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब, ये अब फिनोल है, ओ है, तो इसके साथ हमने इसकी क्लोरीनेशन करानी है या नाइट्रेशन करानी है, NO2 करवाना है या H क्लोरीनेशन करानी है, तो OH के साथ जो चीज आके जुड़ेगी, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इसे कहा जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। और तो OH के साथ अगर हेलोजिनेशन कराते हैं तो क्लोरीन जो होगा वो इधर आके जुड़ेगा आर्थो पर या पैरा, क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसी तरीके से अगर जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं जैसे कि NO2, जो NO2 होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। NO2 के साथ अगर हाइड्रोक्सीनेशन कराई जाए या हेलोजिनेशन तो वो क्लोरीन जो होगी वो मेटा पर आकर जुड़ेगी, ये मेटा पर इस तरीके से आकर जुड़ेगी। तो यानी ये इस तरीके से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। दिस इज बिकॉज द हाइड्रोक्सी ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। सब्स्टिट्यूशन टिपिकली अकर पैरा टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वही चीज जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा जो आकर जुड़ेगा वो या आर्थो पर आकर जुड़ेगा या वो पैरा पर आकर जुड़ेगा, जो हाइड्रोक्सिल के जो होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कोई भी होते हैं जैसे कि जिसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो जो आकर जुड़ेगा तो वो इस आर्थो पर आकर जुड़ेगा या पैरा पर आकर जुड़ेगा। रिएक्शन उसके बाद नाइट्रेशन की बात आ जाती है। नाइट्रेशन फिनोल बेंजीन और फिनोल दोनों की बेंजीन की हमने नाइट्रेशन अगर देखी जाए तो नाइट्रेशन बेंजीन के साथ HNO3 डाला जाए तो नाइट्रो बेंजीन बन जाता है। इसी तरीके से फिनोल के साथ भी अगर HNO3 का रिएक्शन करवाया जाए तो अर्थो नाइट्रोफिनोल बन जाते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने पीछे भी TNT में पढ़ा आर्थो पैरा नाइट्रो, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो नाइट्रो पिक्रिक एसिड में हमने पढ़ा था कि 2,4,6 डाई नाइट्रोफिनोल बना, यानी मेटा पर कोई नाइट्रो नहीं मौजूद क्योंकि हाइड्रोक्सी है ही आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसी तरीके से जब सल्फोनेशन की जाती है तो बेंजीन के अंदर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। इसी तरीके से अगर फिनोल के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो वो भी जो होता है वो भी सल्फोनिक एसिड बन जाता है, यानी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो आर्थो के ऊपर जाके सल्फर ग्रुप यानी अटैच होगा, SO3H जिसे हमने कहा था। इसी तरीके से हेलोजिनेशन वगैरह की जाए तो दोनों में X2 डाल दो तो हेलोजिनेशन आसान होती है। फिनोल के ऊपर भी अगर हेलोजिनेशन कराओ फिनोल की तो डायरेक्ट इस तरह आकर जुड़ जाएगा। फिनोल के ऊपर हेलोजिनेशन कराओ तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इधर आर्थो पे क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा। इसी तरीके से पैरा पर क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसी तरीके से बेंजीन की भी कराओ तो बेंजीन के साथ भी क्लोरोबेंजीन बन जाते हैं। सिर्फ X2 और FeCl3 भी डालने की जरूरत होती है। अल्काइलेशन में भी फिर यही है कि अल्काइलेशन जब करवाई जाए तो RCl AlCl3 फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इसे कहा जाता है। अल्काइल हैलाइड एक डालना पड़ता है और एक AlCl3 जो है वो डालना पड़ता है, तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप जाकर बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। इसी तरीके से एसाइलेशन की जाए तो इसे फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। एसिड हैलाइड और AlCl3 डाला जाता है। जैसे अल्काइलेशन में हमने AlCl3 डाला था, इसी तरीके से एसाइलेशन में भी हमने दोनों में बेंजीन में भी और फिनोल में भी AlCl3 डालने, लेकिन बेंजीन में हमने अल्काइलेशन में हमने RCl डाला था दोनों में, बेंजीन में भी फिनोल में भी। लेकिन एसाइलेशन में हमने RCl की जगह एसिड हैलाइड डालने, RCOCl डालने, क्योंकि एसाइल ग्रुप जो होता है कि CO, जैसे अल्काइल ग्रुप जो होता है कि सिर्फ R ने जाकर जुड़ना होता है R, इसीलिए हमने सिर्फ RCl डाला था। इसी तरीके से जो एसाइल ग्रुप होता है वो COR होता है, यानी COR जाकर जुड़ेगा बेंजीन के साथ, यानी ये COR COOR ये आगे जुड़ेगा और H जो Cl होगा वो H को टाल लेगा, HCl बन कर देगा। इसी तरीके से एक और मशहूर रिएक्शन है नाइट्रोसेशन। जो फिनोल होता है वो नाइट्रोसेशन रिएक्शन भी देता है, NaNO2 डालना पड़ता है और एसिड कैटालाइज होता है, इसलिए साथ स्लैश में H पॉजिटिव लिखा है। उसके बाद इसका एक रिएक्शन आ जाता है विद द मेटल्स
यानी मेटल के साथ ये किस तरह रिएक्शन करते हैं। कोल्बी स्मिथ कार्बोक्स रिएक्शन विद सोडियम मेटल, फिनोल का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। अब इसका नाम है कोल्बी स्मिथ रिएक्शन, ये मशहूर रिएक्शन है। इसे कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल भी कहा जाता है, यानी फिनोल को पहले बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है। ये मैं इसे रिएक्शन लिखवा देता हूँ। ये नेमिंग रिएक्शन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अक्सर आ जाते हैं। कोल्बी स्मिथ रिएक्शन जो है जैसे कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल भी कहते हैं, यानी फिनोल का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेसिकली रिएक्शन होता है और ये बेस कैटालाइज होता है। NaOH की भी जरूरत पड़ती है, यानी सारों से पहले हमने हमारे पास एक फिनोल था, फिनोल के साथ हमने NaOH डाला, NaOH बेस डाली और ये हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड बन गया ONa पॉजिटिव। उसके बाद हमने इसकी कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो ये COON बन जाता है, सोडियम फिनोक्साइड COONa। एक OH बन जाता है इस जगह पर, बल्कि OH आएगा और इस जगह पर COONa जाकर जुड़ेगा, COONa। और इसी तरीके से अगर हम 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा। और इसी में अगर हम 240 डिग्री सेल्सियस दे दें, टेम्परेचर ज्यादा दें, तो रिएक्शन में हमारे पास पैरा पर प्रोडक्ट बनेगा। OH इधर आ जाएगा और COON जो है ये पैरा पे बनेगा, COONa। यानी सारों से पहले हमने फिनोल लिया, फिनोल की हमने बेस डाला, वो सोडियम फिनोक्साइड बन गया, क्योंकि ये सोडियम है, सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज, मेटल है, मेटल के साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज, सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है बेस के साथ। फिर हमने कार्बोक्सिलेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाया, वो आर्थो पे जाके जुड़ जाता है हाइड्रोक्सी, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो COON बनेगा तो वो भी आर्थो पे जुड़ेगा। अगर COON टेम्परेचर ज्यादा दें तो वो पैरा पर जाकर जुड़ेगा। तो ये इसकी कोल्बी स्मिथ रिएक्शन है, कोल्बी स्मिथ रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है कोल्बी रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनोल, फिनोल आर रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी फिनोल जो होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनकी ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाती है थ्रू स्टेप्स डिस्ट्रॉइंग द रिंग। लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन जो होती है ये रिंग को तोड़ देती है, रिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये भी MCQs में पूछा जा सकता है, MCQs के वाले से इंपॉर्टेंट है, यानी वो उन्होंने मुख्तलिफ कंपाउंड दिए होंगे, वो कहेंगे इनमें से कौन सा जो है जिसकी ऑक्सीडेशन से रिंग ब्रेक हो जाता है, तो उसमें से एक फिनोल होगा। अब डिफरेंस बिटवीन द अल्कोहल एंड फिनोल, अल्कोहल और फिनोल में क्या डिफरेंस है। अल्कोहल में भी ROH, अगर इसका आप देखें ये फिनोल है, इसी को अगर हम खोल के लिखें तो ये एक हमारे पास ये फिनोल आ जाता है OH, और अल्कोहल को खोल के लिखें तो CH3OH। अब ये सिर्फ सिंपल अल्काइल और हो जाता है, लेकिन ये साफ एक तो ये पता चल रहा है कि ये जो फिनोल है इसमें रिंग मौजूद है, अल्कोहल में रिंग मौजूद नहीं है। और इसका फार्मूला भी आप शो कर सकते हैं, इसका फिनोल का C6H5OH होता है फार्मूला जो होता है मेन, और बाकी इसका ROH है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं और मुख्तलिफ डिफरेंस होते हैं। द कंपाउंड इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप, अल्कोहल में क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक अल्काइल ग्रुप के साथ जाकर जुड़ा हुआ है। और अल्काइल क्या होता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो। अल्कोहल और हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल क्या होता है हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, यानी अल्केन के ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, एक बेस क्वांटिटीज होती हैं और कुछ ड्राइव्ड होती हैं। बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी से ड्राइव ना हुई हों, जो लेकिन और बेस क्वांटिटीज होती हैं जिनके जरिए से दूसरी क्वांटिटीज को ड्राइव किया जाए, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो बेस से ड्राइव की गई हों। अब ये क्या होता है, इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अल्केन वगैरह, सिंपल अल्केन जो होती है CnH2n+2, यानी C6H6+2, यानी 2 6 12 +2 14, वैसे अल्केन का ये फार्मूला होता है। इसी तरीके से एक कार्बन लो तो CH4 आ जाएगा। तो ये वही कह रहा है कि ये जो है अल्कोहल होते हैं ये अल्केन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी एक हाइड्रोजन को निकाल के अगर उसी की जगह हम OH ग्रुप लगा दें या उसमें एक O इंट्रोड्यूस कराएं तो ये उसका डेरिवेटिव बन जाता है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उन्होंने OH डाल दिया तो ये यानी क्योंकि ये अल्कोहल अल्केन से निकला है, मीथेन से, मेथनॉल मीथेन से निकला है, इसलिए इसका डेरिवेटिव है अल्केन का। उसके बाद जनरल फार्मूला जो होता है ROH है। अल्कोहल मोनोहाइड्रिक भी हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है OH के ऊपर, नंबर के ऊपर। यानी अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कह देंगे। इसी तरीके से अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कह देंगे। इसी तरीके से 3 में जैसे हमने पढ़ा था, जब 3 हो तो उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कह देंगे। तो ये मोनोहाइड्रिक भी हो सकते हैं और पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं। लोअर अल्कोहल्स आर
कलरलेस लिक्विड। जो अल्कोहल्स होते हैं जैसे कि लोअर अल्कोहल्स होते हैं, मेथनॉल हो गया, जिनका नंबर कार्बन का कम होता है, इसी तरीके से एथनॉल हो गया, प्रोपेनॉल, इनका लिक्विड होते हैं और ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। और ये अल्कोहल ये पोलर भी होते हैं,